2025 कि फिजिक्स के एग्जामिनेशन पेपर में सेक्शन वाइज जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हम लोग एक करके यहाँ पे आंसर्स करने वाले हैं। लेकिन साथ साथ किसी आंसर्स को कितना टाइम में देना है और किसी क्वेश्चन के आंसर्स में कितना हमें लिखना है, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कितने टाइम में उसको कैलकुलेट करना है। ठीक। और हमारा ये भी होना चाहिए कि 3 मतलब कि 3 आवर्स के अंदर ही हमारे को सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी देने और अपने एक बार रीचेक भी कर लेना है। ठीक। तो एक एक करके सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में 2025 का जो पहला क्वेश्चन था, सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका रिलेटेड कैपेसिटेंस से रिलेटेड। और कैपेसिटेंस में एक डायग्राम यहाँ पे बना के देखता हूँ। नेक्स्ट, ये दो कैपेसिटर हैं और ये इस तरह से कनेक्टेड हैं और ये आगे कनेक्टेड है। ये इसमें है कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड और इधर है 12 माइक्रोफैरड और इसके पास है 8 माइक्रोफैरड और यहाँ पर है आपके पास 4 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज -50 माइक्रोकूलम। इसकी लेफ्ट प्लेट ये होगी और लेफ्ट प्लेट के पास कितना चार्ज है, -50 माइक्रोकूलम। तो राइट पे ऑब्वियस सी बात है, जितना चार्ज इधर होता है उतने ही अपोजिट चार्ज दूसरी प्लेट पे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट प्लेट पे कितना, +50 माइक्रोकूलम। ठीक। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। तो 12 और 8 का इन दोनों को अगर हम सम करेंगे हमारे को कितना मिलेगा, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में अगर लगे होते हैं तो ये हो जाएगा दोनों का सम, C1 प्लस C2, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। तो इनका मतलब कि ये हुआ कि इन दोनों के पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो है 20 माइक्रोफैरड की। तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा 20 माइक्रोफैरड के पास वही सेम पोटेंशियल इनके पास भी होना चाहिए, क्योंकि 20 माइक्रोफैरड है। अब इसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले के लिए, क्योंकि इसका चार्ज हमें पता है, लेकिन इसके चार्ज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और यही बोला गया है द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 12 माइक्रोफैरड। इस राइट प्लेट के 12 माइक्रोफैरड में जो चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया 20 माइक्रोफैरड। इसका पोटेंशियल C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, Q अपॉन C। और Q है 50 माइक्रोकूलम और ये है 20 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रोसन कैंसिल, 0 से 0 और 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2.5 कूलम पर फैरड। इट मींस पोटेंशियल या वोल्ट। 2.4 का जो चार्ज है पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा इसके पास, सेम एज इनके पास भी 2.5 रहेगा। अब ये दोनों पैरेलल में तो 12 माइक्रोफैरड के पास भी 2.5 रहेगा। तो इसका यहां से हम राइट प्लेट पे निकाल सकते हैं चार्ज। इसके लिए 12 माइक्रोफैरड का, तो 12 माइक्रोफैरड का चार्ज आ जाएगा कितना, सेम एज चार्ज इज इक्वल टू C इंटू वी। तो 12 मल्टीप्लिकेशन बाई 2.5 और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 30.0 और माइक्रोकूलम। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, 20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम और -30 माइक्रोकूलम। अब हमें पूछा हुआ है राइट प्लेट पे, तो राइट प्लेट पे कितना आएगा, राइट प्लेट पे आएगा प्लस का 30 माइक्रोकूलम। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी को टिक करा है तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, germanium crystal is doped at room temperature, germanium crystal with a minute quantity of boron। बोरोन, जब भी हम बोरोन की बात करते हैं तो इसके पास वैलेंसी कितना होता है इसका, 3 वैलेंसी मतलब ट्राईवैलेंट। बस ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, अगर बोरोन आ गया तो ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब कि अगर आप का क्या है जर्मेनियम वगैरह के साथ या सिलिकॉन के साथ इसको डोप कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा आएगा, ट्राईवैलेंट में आता है आपके पास पी टाइप। अब क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं। द चार्ज कैरियर्स इन द डोप सेमीकंडक्टर विल बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्यू होल्स। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब भी पी टाइप होगा तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पहले क्या होगा, होल्स आएंगे, होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a steady current I is passed through a conductor at room temperature for time t। एक स्टडी करंट पास कर रहा है कोई कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। It is observed that the temperature rises by 0.5 degrees Celsius if 2I current is passed through the conductor at room temperature same for the same duration, the rise in its temperature will be approximately। इसके टेम्परेचर में कितना राइज हो जाएगा, उस राइज टेम्परेचर को आपको कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड कर रहा है। तो ये आपका हीट से रिलेटेड हो गया, और जहां पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहां पर जूल्स लॉ आता है। लेकिन जूल्स लॉ का ही एक टर्म आप हीट, मास और कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में ही पढ़ते हैं, H इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसका मतलब हीट, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और हीट करंट के साथ भी डिपेंड करता है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप ये देख सकते हैं कि H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, और यहां से आपके पास आ जाएगा H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। टेम्परेचर में कितना चेंजेस आएगा उसको हम समझ सकते हैं। अब ये दोनों का जो रेशियो है वो भी हीट है, ये भी हीट है। अब जब आप डायमेंशनली देखते हैं तो डायमेंशनली दोनों का इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं तो आपके आ जाएगा डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू I1 कितना है आपका, पहले I, और बाद में या आपको चेंज इन टेम्परेचर चाहिए ना, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा T1 कर लीजिए, और बाद में कितना हुआ वैसे 2I। करंट अगर इंक्रीज कर दी जाए तो डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 निकाल लीजिए, और करके ये कितना हो जाएगा 2I स्क्वायर, 2I स्क्वायर इज 4I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। गुड। और यहां से डेल्टा T2 कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा T2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लिकेशन बाय डेल्टा T1 कितना है, डेल्टा T1 गिवन है, डेल्टा T1 इज 0.5 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा 2.0 डिग्री सेल्सियस। अगर करंट को ट्वाइस कर दिया जाए तो टेम्परेचर में कितना चेंजेस आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड था, और ये एक स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोनों को मर्ज कर दिया एग्जामिनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 2 डिग्री सेल्सियस। द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर, अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज एल। अब एल की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो डायमेंशंस के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, और दो तीन फॉर्मूले हमारे पास डायमेंशंस के होते हैं। एक होता है फाई इज इक्वल टू एल आई, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वहां पर भी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आता है। एक है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल आई स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेट करना थोड़ा ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का इक्वली डायमेंशंस होता है। तो यहां से अगर एल का डायमेंशन निकालना होगा, डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ आई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, करंट ए टी, क्योंकि करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज कूलाम इज अ टाइम, तो सॉरी एम्पियर के टर्म्स में आ जाता है करंट का ऐसा यूनिट, तो एम्पियर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ऑप्शन नंबर
आप देख सकते हैं डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ज्यादा कोई इतना हबड़ दबड़ी से काम नहीं करना है, बहुत स्लो, ध्यान से समझना है। फॉर्मूले बहुत है, लेकिन सटीक से लगाना है और आंसर्स आपको निकालना है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोइड्स हैव। आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियोइड्स हैव। अब वर्ड है आइसोटोन्स। क्या है आइसोटोन्स? आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स एक ऐसी जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो जिनके पास क्या है? ऑप्शन है पहले सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। यस, सेम न्यूट्रॉन नंबर मतलब n सेम होगा, और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होता है। तो जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। और आइसोटोन्स के आपके पास कुछ एग्जांपल्स हम ले भी लेते हैं। क्या क्या हो सकते हैं आइसोटोन्स के एग्जांपल्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर और सेम होंगे? तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसे कौन है आइसोटोन्स। सेम ऐसे आइसोटोप भी होता है और आइसोबार्स भी। ठीक, आइसोटोप में क्या होंगे? सेम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज हेल्ड वर्टिकली एंड मूव्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसकी तरफ मूव करती है। और इस क्वेश्चन नंबर 6 और वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड हो और द लेंथ कितना है? लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो 50 इंटू 10 टू दी पावर -2। जो भी वैल्यूज होती हैं फटाफट से उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 4.0 गॉस। 4.0 गॉस। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है 4.0 गाउस। एक गाउस कितना होता है? 1 गाउस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। गाउस आपका कन्वर्जन है गाउस और टेस्ला में। ठीक है, सीजीएस और एसआई यूनिट। एस यूनिट टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की। द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड इज। ऑप्शन है कितना कितना? ऑप्शन है 0.1 मिली वोल्ट, 0.2 मिली वोल्ट, C is 0.8 millivolt and D is 1.6 millivolt। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, मोशनल ईएमएफ से। मोशनल ईएमएफ क्या होता है आपके पास? मोशनल ईएमएफ is equal to BVL. Put the value 0.4 into 10 to the power -4 V, velocity 10 and length is 50 into 10 to the power -2। सबको मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 की पावर 4 को एडजस्ट कर दिए, 10 की पावर -4 -2 -6 -5 50 इंटू 4। लगभग आपके पास कितना आ जाएगा? 50 इंटू 4 5 4 20 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, और आपके पास कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करिए थोड़ा और। कोई मैच नहीं कर रहा है तो मैच करने के लिए यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, तो 0.2 मिली वोल्ट। 0.2 मिली वोल्ट इज ऑप्शन नंबर 2, 0.2 मिली वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एनर्जी इज 1.326। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एनर्जी इज 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेवंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैसे निकलेगा फ्रीक्वेंसी? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? 1.326
1.326 इज एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम एनर्जी का एसआई यूनिट पढ़ते हैं तो वो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.326 मल्टीप्लिकेशन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये आ गया आपका एनर्जी। और यहां से एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच। पुट द वैल्यू 1.326 1.6 10⁻⁹ divided by 6.626 into 10⁻⁻34 is a Planck constant, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। और ये है जूल में, और ये है जूल एस इनवर्स एस सेकंड जूल सेकंड, जूल से जूल कैंसिल, एस ऊपर चलेगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेट मैच करके आप देख लेना कितना आ रहा है, 3.20 इंटू 10⁻34 से 90 को माइनस कर देना तो कितना है 14 हर्ट्ज। और 14 हर्ट्ज आ जाएगा तो आप देख सकते हो ऑप्शन में जो मैच कर रहा है आपका 3 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। एनर्जी को पहले कन्वर्ट कर देना है, और ये आपका एनर्जी का कन्वर्जन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट cos 100 pi t. The least time the current takes to decrease from its maximum value to zero will be. मैक्सिमम से जीरो वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे कन्वर्ट करंट को, ये डिपेंड करता है करंट के इसी टर्म पे, इज कॉल्ड, अब ये गिवन है आपके पास I इज इक्वल टू करंट का कितना क्या फॉर्म दे रखा है, I इक्वल टू I नॉट cos पाई टी। करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए आपका कौन सा टर्म काम करेगा, इस ये फैक्टर cos पाई टी। और cos पाई टी मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है, 90 पे। और जब 90 पे होगा तो cos 90 का वैल्यू कितना आएगा, या cos थीटा तुम्हारे क्या आना चाहिए, जीरो। ये पूरा टर्म cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, cos थीटा जीरो, और जीरो कहां पे होता है, cos पाई बाय 2। तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, पाई बाय 2 फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। और ये किसकी क्वेश्चन है, आई नॉट क्या पीक वैल्यू, और ये इक्वेशन है किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। और ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस में ये cos फाई टर्म आपका फेज कैलकुलेट करता है। फिर आपको यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो थीटा है अभी क्या गिवन है, यहाँ पे पाई टी, यहाँ पे गिवन है 100 पाई टी, 100 पाई टी। तो 100 पाई टी इसकी इक्विवेलेंट होगा 100 पाई टी इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2, क्योंकि मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है, और जीरो कब होगा, जीरो होने के लिए कंडीशन हमने लगा दी। तो 100 पाई टी यहाँ पे थीटा है, और इक्वल टू पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, टाइम कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इज द राइट आंसर। तो कई बार आपको इनके हर एक टर्म्स में ध्यान से समझना है। ऑल्टरनेटिव करंट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। A rectangular coil of area A is kept in a uniform magnetic field B such that the plane of the coil makes an angle alpha with B vector. Plane of coil makes an angle alpha with B vector. The magnetic flux linked with coil is, magnetic flux linked with coil, magnetic flux का फॉर्मूला क्या है, phi is equal to B A dot B dot A,
डॉट जहां पे आता है दोनों का बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा टर्म आता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा थीटा के साथ कंडीशन चेंज कर दी है। क्या कहा? रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ एरिया E is kept in a uniform magnetic field B such that the plane of the coil make an angle alpha with B। अब एक नया एंगल क्रिएट कर रहा है अल्फा, तो इस थीटा की प्लेस पे कितना आ जाएगा? इज 90 माइनस अल्फा। कोयल को जब क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसके बाद वो कितना अल्फा एंगल बनाएगा, और अल्फा एंगल में अगर आपका थीटा कितना मूव हो जाए, 90 माइनस अल्फा, put the value here, phi is equal to BA cos 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा कितना हो जाता है? cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा, BA sin अल्फा। तो ये फिर क्या रहना चाहिए? क्योंकि फ्लक्स की कंडीशन क्या है? फ्लक्स वहीं से पास होगा जब एरिया परपेंडिकुलर होगा वहां पे। मतलब जो रीजन है वो कैसा होना चाहिए? उस रीजन के एरिया मतलब नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए, नॉर्मली कंडीशन आना चाहिए, तभी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर एरिया, तो उस रीजन से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए 90 माइनस अल्फा कर दिया। और ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is minimum energy required to free electron from the ground state of the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का पहले एनर्जी की वैल्यू nth लेवल के लिए -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n इज द nth एनर्जी लेवल, और ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू n इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 is option number C। 13.6 ऑप्शन नंबर सी मैच कर लीजिए। और नेगेटिव साइन क्यों नहीं है? नेगेटिव साइन इज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए रहेगी, धीरे धीरे से बढ़ती चली जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उन स्टेट को क्या कहेंगे? एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। 11, कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटर और इंडक्टर एक कनेक्टेड है सीरीज के साथ, और किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है कैपेसिटर और इंडक्टर। Across an AC source of voltage variable frequency, the frequency is increased continuously. The nature of circuit before and after the resonance will be, और रेजोनेंस किस पे क्या कह रहे हैं? कैपेसिटिव और इंडक्टिव, इंडक्टिव ओनली, कैपेसिटिव ओनली, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिस्पेक्टिवली, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे कैपेसिटिव और इंडक्टिव के बारे में पहले समझ लेते हैं। इसके पास जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और इसके पास जो रिएक्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज ओमेगा एल। अब XC और XL जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी बिफोर, जब आपने कनेक्शंस करानी है, तो उसमें हम दो कंडीशन लेते हैं। एक लेते हैं बिफोर, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है क्या है? सर्किट बिफोर, नेचर ऑफ द सर्किट बिफोर एंड आफ्टर द रेजोनेंस विल बी, बिफोर एंड आफ्टर। और रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों इक्वल आ जाता है, XC XL के इक्विवेलेंट आ जाता है, तब रेजोनेंस कंडीशन आती है। रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि तब XC और XL दोनों इक्विवेलेंट हो। बिफोर द कंडीशन, जब पहले ऐड होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस
के टर्म्स में क्या रहता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म्स में। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है XC और XL, XC इज ग्रेटर देन XL, XC इज ग्रेटर देन XL कैपेसिटिव रिएक्टेंस के टर्म्स में। और जब XC इज ग्रेटर देन XL तो उस कंडीशन में जो नेट फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी तरफ डोमिनेंट होगी, क्योंकि XC ग्रेटर देन है बिफोर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में, क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा इंक्रीज होती चलेगी तो ये कम होता चला जाएगा, लेकिन ये कम होगा XC तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट कैसे रहता है, करंट इज I इज इक्वल टू पीक वैल्यू है ना अपॉन एक्स, ये टर्म आएगा पीक वैल्यू या वोल्टेज अपॉन एस, करंट ओम्स लॉ याद रखो, V इज इक्वल टू IR ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो करंट में क्या चेंजेस आएंगे, करंट में इस तरह से चेंजेस आएंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगा पहले और एक्सेल धीरे धीरे कम काम करेगा। आफ्टर XL अब जब ये चार्ज हो जाएगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाएगा, और डिस्चार्ज होने लग जाएगा तो XL इंक्रीज होगा और XC डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं, और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, F जो नेट आएगा, F नेट वो किस पे डोमिनेट करेगा, F नेट इज लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहां पे जो F होगा इज ग्रेटर देन F रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बिफोर जब सर्किट होगा तो XC डोमिनेंट होगा, आफ्टर XL डोमिनेंट होगा। तो इस तरह से पहले कौन काम करेगा, कैपेसिटिव एंड देन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव रिस्पेक्टिवली, बिफोर और फिर आफ्टर। तो पहले कैसे होगा, कैपेसिटिव और एंड देन इंडक्टिव, ठीक है। ये फिनोमेना के बेसिस पे भी काम करना, पहले चार्ज होगा, फिर चार्ज होने के बाद जो भी फिर आगे आइसोलेशन चार्ज होगा ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, फिर आगे कैरी होता है इंडक्टर के पास, ठीक है। बल्ब के केस में भी हमने देखा था, अगर एक ही सर्किट में कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी लगा हो तो फिर कैसे काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब आप फॉरवर्ड बायस रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तब कैसे काम करेगा, पी किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव, और एन किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन में अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले, बोथ द पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, बोथ द पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, द पोटेंशियल बैरियर हाइट डिक्रीज एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज, एंड द पोटेंशियल बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। अब हमारे को बैरियर और डिप्लीशन लेयर पहले पता होना चाहिए कि जब भी पीएन जंक्शन के साथ कनेक्ट होता है तो इधर होता है P और इधर होता है N, और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, और ये कनेक्ट होगा किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अब होता क्या है कि जब P और N फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड वाइज में, तो डिप्लीशन लेयर भी क्या हो जाती है, पतली, डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है, और जब कम हो जाएगा तो इनके बीच का जो ये गैप है, जो पहले इतना था और ये गैप था, तो ये गैप भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये गैप कम होगा तो ये हाइट भी कम हो जाएगी, और ये हाइट कौन सी है, पोटेंशियल बैरियर की, तो पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होगा और डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जहां पर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज है, बोथ द पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 12 का। क्योंकि यहाँ पे काम कौन करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर यही बात किसके लिए कही होती, रिवर्स बायस के लिए, तो रिवर्स बायस के लिए डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो फिर ये वाला रीजन बढ़ेगा, और ये रीजन बढ़ेगा तो ये हाइट
बढ़ जाएगा, ये हाइट, इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर छोटा है, इसलिए रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में ये ध्यान रखना है। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्मॉल माइन्यूट, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वर्क करते हैं, इनकी वजह से ऐसा काम होता है। आते हैं अपने एजर्शन रीजन क्वेश्चंस में, और एजर्शन रीजन क्वेश्चंस में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, एंड रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स। अब एजर्शन रीजन क्वेश्चंस में आप ऐसा समझा करें, जबकि आपका एजर्शन और रीजन क्वेश्चन आता है, एजर्शन और रीजन, तो एजर्शन रीजन मतलब कि बहुत बारीक नजर होनी चाहिए। ये एक तरह से होता है स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन, और एक होता है ये स्टेटमेंट टू। अब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो भी हो, उनमें आपका एक पॉइंट होना चाहिए कि स्टेटमेंट पहला वाला अगर ट्रू है तो रीजन उसका स्टेटमेंट टू होगा, और दोनों उसका एक्सप्लेनेशन अगर दे रहे हैं तो तब आपको उस तरह से उनके ऑप्शंस की तरफ चले जाना है। अब इसमें पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, यस, डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, यस, उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर वन ट्रू है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर EMW ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। अब ये भी सही है, ट्रांसवर्स वेव होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट नंबर रीजन को दिखा रहे हैं। क्या यही रीजन है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मीडियम में ना चलने का या मीडियम में भी चलने का? नहीं, क्योंकि ट्रांसवर्स हैं तो ट्रांसवर्स तो साउंड वेव भी ट्रांसवर्स हो सकते हैं, है ना। पर साउंड वेव क्या मीडियम में चलती हैं? हाँ, इनके लिए मीडियम की जरूरी है, लेकिन यहां पे पूछा डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं? नहीं, इसलिए ए एंड बी या आर जो हैं ट्रू हैं, ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब समझिए, तो एजुकेशन रीजंस को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चंस आपके सही भी जा सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक, बहुत बारीक नजर रखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका जो 13 है उसके लिए एजुकेशन रीजन में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी, कि इसके लिए डू नॉट रिक्वायर मीडियम ट्रांसफर्स होती हैं, लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, a charged particle moving with velocity v in xy plane making an angle theta, and theta is greater than 0 and less than pi by 2, pi by 2 से less than है, देखना, with x axis, if a uniform magnetic field B applied to the region along y axis, the particle will move in a helical path with its axis parallel to x axis, or reason the direction of magnetic force acting on a charged particle moving in a magnetic field along the velocity of the particle, along the, पहले वाले में if a uniform magnetic field is applied in a region along y axis, particle will move along helical path with its axis parallel to x axis। हेलिकल पाथ क्या पैरेलल बनता है? हेलिकल पाथ क्या बनता है? दोनों के बीच का जो ये पाथ आता है, ध्यान, परपेंडिकुलर ऑलवेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली लाइन में भी ये बोल दिया कि मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, रीजन में बोला है बी क्यू वी साइन थीटा। अगर थीटा पैरेलल हो गया, पहला मतलब 0 डिग्री, तो एफ बिकम 0। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो रीजन भी और एजर्शन भी दोनों क्या है, रॉन्ग है। यहां पर दोनों ही एजर्शन और रीजन बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी, बिना किसी, तो ऑप्शंस आपके ए बी सी डी इसमें होते हैं।
Next 15 questions. 15. The minimum negative potential applied to the anode in a photoelectric experiment at which photoelectric current becomes zero is called a cut-off voltage. कट ऑफ वोल्टेज, यहाँ से जहाँ जहाँ पे आपका पेंसिल से अंडरलाइन कर देना चाहिए, जो भी ऐसा टर्म मिले, फोटोइलेक्ट्रिक करंट. एंड रीजन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Threshold frequency of for a metal is minimum frequency of incident radiation below which emission of photoelectrons does not take place. बिल्कुल, और पहला वाला भी सही है, लेकिन जो ए है स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है. एंड रीजन यस, ये लाइन भी सही है. क्यों दोनों सही है? क्योंकि दोनों में क्या है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल यही होता है, कट ऑफ पोटेंशियल, जहां पर बिकम्स क्या हो जाएगा कि आपका जो फोटो करंट है बिकम जीरो. ग्राफ भी आपका हमने देखा हुआ है, कैसा आ जाता है ऐसे, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब आपका इंटेंसिटी और पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ बनता है फोटो करंट के साथ. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की बिलो विच द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस. मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. लेकिन क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. स्टॉपिंग पोटेंशियल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? डिपेंड ऑन द मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, एनर्जी पे डिपेंड करता है. तो अब मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. मेटल ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और लाइट पे भी डिपेंड करता है. तो इसलिए और मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितना उस मेटल के अंदर नेचर है. ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है की इज इक्वल टू ई वी नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वो जो एनर्जी पे भी डिपेंड करती है. ठीक, तो थोड़ा सा इनमें रिलेशंस में क्या है कि ये डज नॉट टेक प्लेस, कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट्स यहाँ पर ये तो इंक्रीज होता चला जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स वहां पर, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि जब एक बार एक मिनिमम ये कट ऑफ पोटेंशियल उसके पास मिल गया तो पोटेंशियल धीरे 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 ड्रॉप होने लग जाता है. कितने इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, माने सपोज किसी मेटल की कैपेसिटी कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की, जैसे ही 101 आएगा तो उसके बाद धीरे से अब आगे जाने के बजाय वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगा, पुल बैक. तो उसकी वजह से वहां पर क्या है, पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाएगा, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल. लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो एक बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात नहीं करेंगे. अब वो पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होगा. जैसे कि समझो कि एक मेटल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और इनमें से इसको चाहिए 10 जूल की, इसको चाहिए 12 जूल की, और इसको चाहिए 8 जूल की, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कब का निकल चुका है ना, तो ये मिनिमम वाला यही है. ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. यहां पर भी बी आ जाएगा, क्यों? सेम एज ए और आर ट्रू है, लेकिन आर नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 16. A ray of light is incident normally on the face of prism. The emergent ray will graze along the opposite face of the prism, and critical angle of glass air interference equal to the angle of prism. Ray of light. And refractive index of prism depends on angle of prism. दोनों. Refractive index of prism depends on angle of prism. Refractive index n.